हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके, तो बेटा क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग में आज ये हमारी थर्ड वीडियो है। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट मोटिवेशन एंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट वाज मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हाँ जी, अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मोटिवेशन के अंदर जो सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज कौन कौन से बेटा? मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, हम उनके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ जी, तो आपके सामने एक बेटा चार्ट दिखाई दे रहा है। तो चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? द एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क एंड द विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क। दे आर 2 पॉइंट्स, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। मैं बेटा ये देखो, आप देखते होंगे कि कई बार हम ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर ये एबिलिटी तो है पर ये करता नहीं है ना? तो वो करता नहीं है बेटा, उस जो करता नहीं है कोई हमने किस में कन्वर्ट करना कि वो करे। ठीक है, ताकि जो उसकी एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस एक साथ मिल करके काम करेंगी तो वो इफेक्टिव काम कर पाएगा और एफिशिएंट काम कर पाएगा। ठीक है, तो हमने उसी के ऊपर आज फोकस करना है बेटा। अब एबिलिटी के अंदर जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो एबिलिटी जो आती है वो किसके थ्रू आती है? क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि जो उसकी एजुकेशन है, जो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है वो किस किस तरीके की है, उसके थ्रू उसकी एबिलिटी लेवल क्या होगी? हाई जाएगी। हाँ जी, विलिंगनेस टू डू अ सर्टेन वर्क हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोटिवेशन के ऊपर। तो हमारा टॉपिक तो बेटा मोटिवेशन ही है, तो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मोटिवेशन जो है हम किसी भी एम्प्लॉय को किस तरीके से दे सकते हैं, उसके वेरियस सोर्सेज हैं बेटा। कौन कौन से सोर्सेज हैं? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ठीक है बेटा, कौन कौन से सोर्सेज हैं? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरीज। तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी जो सोर्सेज है बेटा, उसके हमें एग्जांपल भी यहाँ गिवन है। वो एग्जांपल कौन कौन से हैं? लाइक हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी के अंदर, तो बोल रहा है पे एंड अलाउंसेज, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस एंड इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग्स, कॉपरेशन एंड स्टॉक ऑप्शंस एंड रिक्वायरमेंट बेनिफिट्स, देन परकेजेट्स। ये सारे बेटा कौन से हैं? मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। नॉन मॉनेटरी में आएगा बेटा स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। तो ये सारे नॉन मॉनेटरी हैं। हमने आज इस वीडियो के अंदर इन सभी जो सोर्सेज को डीप में पढ़ना है बेटा। क्लियर है? हाँ जी, तो देखो बेटा, इसमें एक पॉइंट ध्यान देना ज़रा। हाँ बेटा, देख रहे हो आपके सामने मोटिवेशन की एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि मोटिवेशन उसका बेसिक रूल क्या है कि जो प्रेज़ करना है वो पब्लिकली करो। ठीक है, जो प्रेज़ करना है आपको किसी को भी वो पब्लिकली करना है। और मोटिवेशन का दूसरा रूल क्या बोलता है कि क्रिटिसाइज करना है किसी को तो प्राइवेटली करो। ठीक है, इससे जो एक एम्प्लॉई है उसकी जो एक मैनेजमेंट या मैनेजर के प्रति जो उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस रहती है वो बहुत अच्छी रहती है और वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करने की कोशिश करता है। यस, तो हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बेटा जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे सामने है बेटा। तो बोल रहा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? डायरेक्टली इन मनी फॉर्म और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? मेन एम्फेसिस इज टू प्रोवाइड ऑन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। मतलब साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए हम जब जाते हैं तो वो किसके अंदर आएंगे? नॉन मॉनेटरी जो हमारे बेनिफिट्स हैं उसके अंदर आएंगे। ठीक है, या फिर वी कैन से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। हाँ जी, तो बेटा वो कौन कौन से होंगे उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर। तो ये पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके अंदर सारे जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा, जिनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव से। तो फर्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव इज पे एंड अलाउंसेस। देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है? सैलरी इज द बेसिक इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय टू वर्क इफेक्टिवली इन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है, वही सबसे बड़ा सबसे इनिशियल जो हमारे इंसेंटिव होता है बेटा हमारी सैलरी या वेजेस होता है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय और पर्सन के लिए। ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपर सैलरी मिलती है तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। ठीक है, सैलरी इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड सिमिलर अदर अलाउंसेस। ठीक है, अब सैलरी का मतलब ओनली बेसिक पे ही नहीं होगा बेटा, उसके साथ उसको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, HRA लाइक हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और बाकी जो अदर अलाउंसेस होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो बोल रहा है अंडर द सैलरी सिस्टम एम्प्लॉयज़ आर गिवन इंक्रीमेंट इन बेसिक पे
एवरी ईयर एंड आल्सो एन इंक्रीमेंट इन द अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब जो भी एम्प्लॉई है उसकी जो एक सैलरी फिक्स कर दी गई है बेटा, उसको हर साल क्या होता है कि जो बेसिक पे उसको इंक्रीज भी क्या आता है, इंक्रीमेंट लगता है उसके ऊपर। अगर इंक्रीमेंट रेगुलर बेसिस पर लगता रहेगा तो उससे जो एक एम्प्लॉई वो मोटिवेट होता रहेगा, और मोटिवेट होगा तो प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, और जो उसके जो अलाउंसेज है उन पर भी टाइम टू टाइम क्या होगा, इंक्रीमेंट लगना चाहिए। समटाइम्स दिस इंक्रीमेंट आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, और ये कई बार डिपेंड करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसी बेस पर उसका जो बेटा सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हाँ जी, सेकंड पॉइंट इज बोनस। बोल रहा है इट इज़ अ सम ऑफ मनी ऑफर्ड टू एन एम्प्लॉई ओवर एंड अबव द सैलरी और वेजेस एज अ रिवार्ड फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस। मतलब जो सैलरी और वेजेस मिल रही है बेटा उसको जो वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट, लेकिन उसके भी ओवर एंड अबव जा करके जो उसका अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, उस बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पर उसको सैलरी एंड वेजेस के अलावा उसको जो एक अलग से जो रिवार्ड दिया जा रहा है वो क्या होता है बेटा, बोनस है। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है टू मोटिवेट देम फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क इन द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव में जब नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे बेटा वो क्या है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स। इसमें बोल रहा है मेनी वेजेस इंसेंटिव्स आर लिंक्ड विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। फॉर एग्जाम्पल वर्कर इज पेड ₹50 पर पीस इफ ही प्रोड्यूस 50 पीस अ डे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दिया कि भाई अगर आप 50 पीसेस को प्रोड्यूस करते हैं एक दिन के अंदर तो आपको ₹50 पर पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप 50 पीस के ऊपर भी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको हर एक पीस का जो है ₹5 और एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो ₹50 मिल रहा था वहाँ पर आपको ₹55 मिलेगा। तो 51 पीस के लिए आपको कितना मिल रहा है, ₹55 मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए फोकस करेगा। ठीक है, तो ये क्या हमने इसमें जो वेजेस था उसको किससे लिंक किया, उसकी प्रोडक्टिविटी से, कि एक जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक तो आपको स्टैंडर्ड प्राइस मिलेगा, उस स्टैंडर्ड से बियॉन्ड आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपको क्या होगा, उसके लिए आपको और जो प्राइस है हायर प्राइस मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। बोल रहा है समटाइम्स द एम्प्लॉय आर गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज़ उनको बोला जाता है कि अगर आप बेटर काम करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी आपको शेयर मिलेगा, आपको हिस्सा मिलेगा। दिस मोटिवेट देम टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड गिव देयर बेस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर एक एम्प्लॉय को पता है कि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उससे मुझे ही बेनिफिट है, तो हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो गया और एक इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी हमने अचीव कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या बोल रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, लिव एनकैशमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आगे बोल रहा है विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज़। अब देखो एम्प्लॉय को पता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे ग्रेजुएटी मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगी, मेरी जो लीव्स हैं जो उसके लिए एनकैशमेंट मिलेगा मुझे, तो उससे मोटिवेट होगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक लंबे टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो दस दे विल वर्क प्रॉपरली व्हेन दे आर इन द सर्विसेज। तो जब तक वो सर्विस में रहेंगे वो प्रॉपरली वर्क करेंगे बेटा। हाँ जी, अगला पॉइंट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस। बोल रहे हैं अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान employees offer the ordinary share of the company at a price lower than its market price। इस केस में एम्प्लॉय को बोला जाता है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको जो कंपनी के शेयर्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, जो उसकी मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पर आपको दिए जाएंगे, तो इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उसके लिए अच्छा काम करेंगे, है ना। तो वो पॉइंट यहाँ पर आ गया। बोल रहे हैं दीज आर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ऑफर एंड शेयर आर इशूड एट एज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़। और मतलब ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। दीज आर जनरली ऑफर्ड फॉर टू मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजल कंपनसेशन पैकेज। तो मतलब मेनली जो कंपनसेशन पैकेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है उसके लिए मेनली फोकस करता है। हाँ जी, नेक्स्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव है परक्विजिट्स। ठीक है, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं पर्क्स। ठीक है, पर्क्स एंड अलाउंसेस इसको बोलते हैं बेटा, है ना। तो ये पर्क्स बेटा वो खाने वाली चॉकलेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पर्क का मतलब क्या है, ये परक्विजिट्स हैं। बोल रहा है सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर परक्विजिट्स एंड फ्रिंक्स बेनिफिट्स सच एज accommodations, car allowances, medical facilities, education facilities,
ठीक है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, तो बोले ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये सारी क्या है, आपकी जो नॉर्मल आपको पेज एंड अलाउंसेस मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, उनसे हट करके आपको ये अदर बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो आप इससे भी मोटिवेट होंगे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छे से अच्छा काम करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे बेटा। हाँ जी, इन एडिशन टू द सैलरी एंड अलाउंसेज टू इट्स एम्प्लॉय, वो चीज़ बोल रहा है कि सैलरी और अलाउंसेस के अलावा बेटा ये उनको अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। दिस इंसेंटिव्स आल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क एफिशिएंटली। ऑब्वियसली बात है, ये सारे के सारे जो परक्विजिट्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारे इंसेंटिव्स हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करके करे, क्योंकि उसको पता है कि जितने अच्छे मैं काम करूँगा उतने ज़्यादा मुझे परक्विजिट्स, उतने ज़्यादा मुझे अलाउंसेस, उतने ज़्यादा मुझे सैलरी मुझे मिलती रहेगी। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी एंड फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स एन इंडिविजुअल आल्सो हैज़ साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल नीड्स। ठीक है, अब हर एक एम्प्लॉय के माइंड में सिर्फ हमेशा पैसा नहीं होता बेटा, किसी पैसा मिल गया सब कुछ मिल गया। पैसे के अलावा वो सोसाइटी के अंदर उनकी उठ बैठ किस टाइप की है, सोसाइटी के अंदर उनका स्टेटस क्या है, उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, उनके ऊपर भी फोकस किया जाना जरूरी है। तो बोल रहा है सेटिस्फाइंग दिस नीड आल्सो पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती हैं। आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं, ठीक है, और आप कभी अपने एम्प्लॉय से सिंपल सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या करते हैं बेटा, वो डीमोटिवेट हो जाता है। वो बोलते हैं कि हमारा बॉस तो ऐसा ही है, वो काम नहीं करता, छोड़ो परे, हम उसके लिए इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। एक दूसरा एम्प्लॉई है, वो आकर के आपके कंधे पर हाथ रख के आपसे पूछता है और भाई क्या हाल है, आज ठीक है, घर में सब बढ़िया है, ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब नॉर्मल आपने बातें कर ली। उससे जो आपका एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा कि मेरा बॉस कितना अच्छा है, वो मेरी कितनी केयर करता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ 2 मिनट उसको दिए और उस 2 मिनट के बदले में वो इतना मोटिवेट हुआ कि उसने आपके जो है अगेंस्ट ना जाकर के आपके साथ जाकर काम करने की बात करी और वो मोटिवेट हुआ उससे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आती है बेटा। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फोकस मेनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स एंड दस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये कभी भी मनी के टर्म में हम इसको फोकस नहीं कर सकते बेटा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं बेटा, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो जैसे पुलिस ऑफिसर होता है, वो जब जा रहा होता है तो जो उसका जो कांस्टेबल साहब जो खाना खा रहे होते हैं, तो पुलिस जो इंस्पेक्टर आके पूछता है कि खाना घर का है, तो वो भी एक बाइट उसे लेता है। इससे जो कांस्टेबल होता है वो क्या होता है, वो मोटिवेट होता है कि मेरे जो सीनियर हैं, ठीक है, वो सीनियर मतलब छोटे बड़े का भेदभाव ना करके मेरे टिफिन से खाना खा रहे हैं, तो वो उससे मोटिवेट हुए, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है बेटा। हाँ, बोल रहा है however there are chances that a particular non financial incentive may also involve some financial incentives। कई बार ऐसा होता है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में भी कुछ लेवल तक एक फाइनेंशियल इंसेंटिव जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन इज प्रमोटेड हिज साइकोलॉजिकल नीड आर फुलफिल्ड। जब पर्सन एक प्रमोट होगा तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होगी, फुलफिल होगी। लेकिन उसके साथ साथ उसको बेटा प्रमोशन के साथ उसकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसकी सैलरी बढ़ी, उसकी अथॉरिटी बढ़ी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसका स्टेटस बढ़ा, मतलब उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ बढ़नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है बेटा। अगला पॉइंट है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर स्टेटस, जो इसका मेन इंसेंटिव है। बोल रहा है विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस रेफर टू द पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है कि जो हायरार्की है उसमें आपका स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो मैटर करती है। आपको एक ही पोजीशन में रख के आपकी सैलरी से बढ़ाई जाए तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। आप बोलेंगे कि मेरी सैलरी तो ठीक है, लेकिन मेरा जो स्टेटस है वो जहाँ पर पहले था आज भी वहीं पर है। तो उसको स्टेटस को बढ़ाना जरूरी है ताकि जो एक एम्प्लॉय हो मोटिवेट हो सके। बोला था लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, सैलरीज, पर्क, ठीक है, इन सबको क्या करना बेटा, एनहांस करना है और डिटरमाइन करता है द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारी चीज़ें बेटा, उसके रिकॉग्निशन क्या है, उसका सैलरी क्या है, उसके परक्विजिट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें मतलब मेन फोकस करती हैं उसके स्टेटस की तरफ। तो हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा स्टेटस भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, तो आपको हर एक एम्प्लॉय को एक लेवल ऑफ स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए हमेशा फोकस करना है ताकि वो हमेशा मोटिवेट रहें और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते रहें प्रॉपरली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। बोल रहे हैं अ पर्सन एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ मोर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, सैलरी एंड वाइस वर्सा। जो स्टेटस वाइस वर्सा का मतलब यहाँ बेटा क्या है कि जो लोअर लेवल्स में उतना ही कम होगा। हाँ जी, स्टेटस सेटिस्फाई द सेल्फ एस्टीम एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन टर्न्स मोटिवेट हिम टू वर्क हार्ड। मैं वही चीज़ बोल रहा बेटा, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ वर्क बढ़ता जाएगा, आपका अथॉरिटी का लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चीज़ें आपको मोटिवेट करनी स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि बेटा आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी, बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रेफर टू द एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रेसिड बाय इट्स एम्प्लॉय अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, ठीक है, जो उनका बिहेवियर उनके ऊपर वो मेजर इन्फ्लुएंस डालता है। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन, और हमें पता है बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है जो वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सेंट्रलाइज हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट डिसेंट्रलाइज हो सकता है, वो डिपेंड करता है, जो जिसका जितना डिसेंट्रलाइज होगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ उतने ही मोटिवेटेड होंगे, उतने अच्छे लेवल पर वो काम कर पाएंगे बेटा। बोल रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ एन एंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वही बात आ गई कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है हर एक पर्सन की, हर एक पर्सन को रिवार्ड किस टाइप का दिया जा रहा है, रिस्क एंड रिस्क टेकिंग जो पावर्स हैं वो किस टाइप की हैं, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें बेटा इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं, जिनके बेस पर एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट पर। बोल रहा है व्हेन द क्लाइमेट इज पॉजिटिव एम्प्लॉय टेंड टू बी मोर मोटिवेटेड, अगर जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मोटिवेट पॉजिटिव होगा आपके एम्प्लॉयज़ उतने ही ज़्यादा वहाँ से मोटिवेट होंगे बेटा। क्लियर है? हाँ जी। अगला बोल रहा है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें बोल रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एन appropriate skills development program for a sound and for a sound promotion policy for its employee, ठीक है, जो उसके एम्प्लॉई उनके लिए रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में बार बार उनको एंगल्स करे, ठीक है, जिससे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते रहें, उनको लगे कि उनके स्किल्स को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनहांस किया जा रहा है, ठीक है, जिससे उनकी जो स्किल्स हैं जिनसे जो उसकी डेवलपमेंट्स है वो ज़्यादा हो रही हैं, तो उससे वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। बोल रहे हैं एवरी एम्प्लॉय डिजायर्ड ग्रोथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन ही गेट्स प्रमोशन एज एन एप्रिसिएशन ऑफ हिज वर्क ही इज़ मोटिवेटेड टू वर्क बेटर। अब किसी भी पर्सन को अगर उसके वर्क के बेस पर अगर आप उसको मोटिवेट करके उसकी क्या करते हैं प्रमोशन करते हैं तो वो उससे और ज़्यादा मोटिवेट होगा और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेगा बेटा बेटर वर्क करेगा, है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट, बोल रहा है इट रेफर्स टू डिजाइनिंग ऑफ अ जॉब इन सच अ वे दैट it involves a higher level of knowledge and skills, a variety of work content, more autonomy, responsibility of employees, meaningful work experience and more opportunity for growth। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय के लिए हमने एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है कि उसको ये लगे कि हाँ इन सब से मुझे भी बेनिफिट हो रहा है और मेरी जो जॉब है वो भी एनरिच हो रही है और मेरा इंटरनल डेवलपमेंट भी उससे हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है व्हेन द जॉब इज़ इंटरेस्टिंग तो वो इटसेल्फ जो एम्प्लॉयज़ उसको मोटिवेट कर देगी, अगर जॉब ही आपकी बोरिंग कर देते हैं आप लोग तो उससे वो मोटिवेशन लेवल जो है डाउन चला जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी। अब बेटा हर एक एम्प्लॉई है उसको सबसे मेन पॉइंट क्या चाहिए, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि उसको पता है कि मुझे यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है कि इन फ्यूचर अगर मुझे भी कुछ हो जाता है तो मेरे घर में से किसी एक को यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी, या फिर कोई भी मेडिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं तो वहाँ पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन मेरा साथ दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जॉब सिक्योरिटी उनको मिल रही है तो वो मोर एंथुजियाज्म के साथ वहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे और वो अपने एम्प्लॉयर से प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे और उनसे मोटिवेट होकर के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे बेटा। हाँ जी, अगला पॉइंट है एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो बोल रहा है रिकॉग्निशन मीन्स एक्नोलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, ठीक है, मतलब जो भी काम किया जा रहा है एम्प्लॉय के थ्रू उसको अप्रिशिएट करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी बातों पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो बेटा वो मोटिवेट होकर के क्या करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। सिंपली आपने कुछ नहीं किया, आपने हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एक जो है बेटा परफॉर्मा निकाल दिया कि इस मंथ का एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ किसको चुना गया, इस पर्टिकुलर बंदे को चुना गया, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली क्या होगा उससे मोटिवेट होगा और नेक्स्ट मंथ भी वो उससे अच्छी कोशिश करेगा कि वो दोबारा से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना जाए, ठीक है, मतलब उसकी रिकॉग्निशन होगी वहाँ पर। तो बोल रहे हैं रिकॉग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम एंड दे फील मोटिवेटेड, फॉर एग्जांपल डिक्लेयरिंग द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक और ऑफ द मंथ, बेटा वो किया गया, डिस्प्लेइंग देयर नेम ऑन द नोटिस बोर्ड एंड गिव देम रिवार्ड, ठीक है। तो मतलब वो सारी चीज़ क्या है बेटा उससे उसकी रिकॉग्निशन होगी और उससे ऑटोमेटिकली वो क्या होगा वो मोटिवेट होगा बेटा, है ना। अगला है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन।
ये नहीं करना कि जो भाई लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ उनको हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देना है। बेटा हो सकता है लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर साबित हो सकें। इसलिए एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जितना आप एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस करेंगे, एम्प्लॉयज़ उतना ही मोटिवेट होंगे और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर वर्क करने के लिए हमेशा आगे बढ़ के आपके लिए काम करेंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। बेटा गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट्स आल्सो मेक देम फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये फील करवा दें अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आपके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, ठीक है, आप भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उससे ऑटोमेटिकली उनको ये फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ हमारे बिना जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गेट कीपर है उसको भी जाके ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर हैं तो ही हम सबकी सिक्योरिटी है, तो उससे गेट कीपर अपने आप में, बेटा देखो सिंपल एक गेट कीपर है, उसको आपने कुछ नहीं बोला, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सलाम ठोक रहा है और कुछ नहीं, बट ऑटोमेटिकली वो क्या होगा बेटा, बोर हो जाएगा उस जॉब से। लेकिन आप बीच में आते आते उससे बात करते हैं, आके उसको सिंपली मोटिवेट करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं कि हाँ यू आर द वन जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक सेफ्टी सिक्योरिटी को फील करती है, तो वो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोटिवेट होगा बेटा। तो वो सब चीज़ें बेटा यहाँ पे मैटर करती हैं। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव बेटा, वो दोनों ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं बेटा। और वो सारे के सारे वो पॉइंट है जिनसे एक एम्प्लॉय बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होता है और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन। एंड यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है उनको डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।